ये एक ऐसी कहानी है जो आपके दिल को छू जाएगी। बहुत ही इमोशनल और हार्ट टचिंग स्टोरी है। ये कहानी सभी महिलाओं और लड़कियों के दिल के बहुत करीब होगी, बिकॉज ऑफ एक लड़की अपनी माँ के बहुत करीब होती है। कहानी को लास्ट तक पूरा सुने। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीनू महेंद्र ठाकुर और आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो स्टोरी बिन माँ का मायका। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके अपने सुझाव अवश्य दें कि कहानी आपको कैसी लगी। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। रसोई में काम करती माँ बार बार अपने थके पैरों से इधर उधर भाग रही थी। आंखों में एक जल्दीबाजी और सबको समय पर नाश्ता देने की जल्दी। मैं अपनी चारपाई से बिस्तर से मुंह निकालकर उनको अपनी अधखुली आंखों से झांक रही थी। 29 साल बीत गए हैं माँ को उनकी जिम्मेदारी निभाते देख। जब से खुद को जाना है उनकी एक ही समय सारिणी देखी। सुबह हम सबसे पहले उठ जाना। उठते ही वो अपने दोनों हाथों में न जाने क्या झांका करती थी। अपनी दोनों हथेलियां मुंह के सामने लाकर कुछ बड़बड़ाया करती थी और फिर जमीन को छूकर हाथ अपने माथे से लगा लेती थी। धीरे धीरे हमें उसका मतलब समझ आने लगा था, जब हमें भी ऐसा करना सिखाया गया। फिर उठकर मुंह हाथ धोकर घर में झाड़ू लगाती माँ हमें अपने चारों तरफ दिखती और उनकी आवाज उस वक्त नींद खराब करती तो गुस्सा आता। उठ जाओ, स्कूल नहीं जाना है, चलो जल्दी उठो। रोज ये शब्द हमें हमारी नींद के दुश्मन लगते थे और हम कहकर फिर बिस्तर में छुप जाया करते। माँ तब तक नहाकर घर में दिया जलाती। उनके कुछ मंत्र सुनने के हम सब आदी हो चुके थे, जैसे वो भी रोज के काम का एक हिस्सा था। रसोई में जाने से पहले एक बार फिर आवाज आती, अब उठ जाओ, लेट हो जाएगा। हम ढीठ बच्चों की तरह फिर सुनकर अनसुना कर सो जाते। रसोई में खड़कते बर्तन और खाने की खुशबू भी जैसे रोज के काम में शामिल थी। अब माँ की नहीं, पापा की तेज आवाज हमें झट से उठा देती। जब रात भर की शिफ्ट करके सुबह 6:30 बजे वो आते और आते ही एक तेज आवाज लगाती, अभी तक सो रहे हो, स्कूल नहीं जाना? बहुत गलत बात है बेटा, चलो उठो अब। हम भी बिना कुछ कहे पापा जी नमस्ते कहकर उठ खड़े होते। माँ फिर भी अपने काम में लगी रहती। बस पापा को देखकर एक हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर उभर आती, जैसे ये उनका वेलकम बैक कहने का तरीका था। समय से पहले हमारे टिफिन बंध जाते, नाश्ता थाली में सज जाता और जब स्कूल के लिए कदम रखते, हर रोज की तरह फिर वही नपातुला वाक्य सुनते, सब रख लिया है ना बैग में, कुछ छूटा तो नहीं? और हम पीछे मुड़कर कह देते, हाँ रख लिया है। पूरा दिन निकल जाता। जब वापस आते तो माँ फिर हर रोज की तरह अपनी चारपाई पर अपनी साड़ी से मुंह ढके लेटी मिलती। उनका थकान का अंदाज उनके शिथिल पड़े शरीर को देखकर लग जाता। मेरे कदमों की गति खुद धीमे हो जाती और मैं अपने भाई को इशारा करके कहती कि शोर नहीं करना, मम्मी सो रही है। हम दबे पांव सारे काम निपटा लेते। हमें पता होता था कि मम्मी तो हमारी आहट से कब की जग गई, मगर हम उनको कभी आवाज न देते। फिर वो नींद भरी आवाज से कहती, खाना लगा दूं बेटा? उस वक्त बस यही लगता कि वो क्यों जाग गई। फिर हम स्कूल का काम करते और वो हमारे पास बैठकर कुछ ना कुछ बुनती रहती, जैसे उनके पास न बैठने से हम पढ़ाई नहीं करेंगे। हमारा काम खत्म होता और उनका काम शुरू। पढ़ते पढ़ते जैसे ही 4:30 बजते, वो फिर रसोई में जा पहुंचती चाय बनाने। चाय का काम खत्म न होता कि रात का खाना बनाना शुरू। बीच बीच में इधर उधर के काम निपटाती माँ कभी न थकने वाली मशीन लगती। उस बीच कोई पड़ोस की औरत आ जाए तो उसका स्वागत ऐसे करती जैसे बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी।
कभी चेहरे के भाव से ऐसा न लगता कि बेवक्त के आगमन ने उनका सारा काम पिछाड़ दिया। खैर, हम सबको समय से खिला पिलाकर सारा काम खत्म करके फिर से हमें सोने से पहले दूध के गिलास थमाना वो कभी नहीं भूली। फिर जब तक हम पढ़ाई करते हमारे पास बैठकर बुनती रहती। पढ़ते पढ़ते हमारी आंखें बोझिल होने लगती, मगर माँ अभी भी ऐसे ही दिखती। न जाने कब वो सोती होगी। बस जब पीछे लेटती तो हर रोज हे राम, हे मेरे प्रभु बोलती। मैं हमेशा सोचती, इतना काम करती है माँ, पूरा दिन थकती है, फिर भी भगवान पर गुस्सा नहीं आता, फिर भी उनको इतने अच्छे से याद करके सोती है। हर रोज यही दिनचर्या देखकर हम बड़े होने लगे थे। उनकी आंखें हर रोज रसोई में खुलती और देर रात तक रसोई में ही बंद होने लगती। हमने भी लड़की होने की जिम्मेदारी सीखनी शुरू कर दी थी। उम्र के पड़ाव बदलने लगे थे और हमारी जिंदगी भी। देखते देखते हम अपनी अपनी नई गृहस्थी में चले गए। नया घर, नए लोग, बस नया न लगा तो बहू बन के जाने के बाद की जिंदगी, क्योंकि वही जिंदगी तो माँ बचपन से हमारे सामने जी रही थी। हमें भी समझ आने लगा था कि उनकी जिंदगी का अर्थ अब सिर्फ परिवार बनकर रह गया था। शादी को 3 महीने ही हुए थे कि हमने अपने पापा को खो दिया था, मगर माँ को देखकर लगा जैसे सिर्फ उनका साज श्रृंगार ही नहीं, जीवन भी छिन गया था। अब पहली बार माँ को इतना थका देखा कि बिस्तर से उठ पाना भी मुश्किल था उनके लिए, क्योंकि ये थकान सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि मन की थी। मगर कुछ दिनों के बाद फिर वो उठ खड़ी हुई। शायद हम बच्चों की जिम्मेदारी ने अभी भी उनको थकने की अनुमति नहीं दी थी। हम सब भी लौट गए अपने अपने ससुराल। घर में पापा की यादें और अपने फर्ज समेटने में माँ खुद को लगाए रहती। अब सारा भार, सारी जिम्मेदारी 4 कंधों से 2 कंधों पर आ गई थी। अब कभी कभी मायके आना होता। माँ पूरी तरह बदली नजर आती। उनका शरीर खाली सा नजर आता। क्यों न दिखती वो आधी अधूरी सी, शरीर से हल्की जो हो गई थी। बदन से उतरे गहनों ने उनको खाली सा कर दिया था। ले दे के बची थी तो बस हाथों में पड़ी 2-2 चूड़ियां, जो समाज के कुछ रीति रिवाजों की वजह से थी। आंखों का खालीपन भी कहाँ छुप पाता था। रो रो कर आंखें सफेद सी हो गई थी। अब माँ वो न थकने वाली मशीन नहीं लग रही थी। उनका अंग अंग थका सा था। मगर मायके के नाम पर अब हम बेटियों के लिए एक वो ही तो रह गई थी। शायद इसलिए वो आज भी अपनी उसी दिनचर्या में बंधी थी। हंस भी रही थी, काम भी कर रही थी, मगर खुद में खोए रहने की उनकी नई बीमारी ने उनको अकेलेपन को छुपाने न दिया। हम भी आते, कुछ दिन माँ के साथ रहते और चले जाते। हम तो चले जाते अपने पूरे परिवार में, मगर माँ फिर वही खाली 4 दीवारों के बीच रह जाती। जाते हुए जब भी पलट कर देखा, उनकी आंखें हमेशा बोलती नजर आईं। चेहरे पर विदा करने वाली औपचारिक मुस्कान होती, मगर आंखें कहती कि रुक जाओ, मत जाओ, मैं अकेले रह जाऊंगी, मेरा मन नहीं लगता। मगर सब कुछ सुनने और समझने के बाद भी हम निर्दयी बनकर लौट जाते अपनी दुनिया में। माँ का अकेलापन किसी से नहीं छुपा था। भाई अपने काम पर जाता और माँ घर के काम में लगी रहती। काम भी कितना बढ़ता। दिन भर में कभी कुछ समय के लिए तो काम को खत्म होना ही होता, तो बस फिर उनकी बिछड़ी यादें साथ देने आ जाती। ले बेटा चाय। माँ मेरे सामने खड़ी थी, स्टील के गिलास में चाय लिए, जैसे पिछले 15 दिन से हर रोज मुझे देती है। दिन की पहली चाय बिस्तर पर। मैं कब से बिखरी सी पड़ी थी माँ की जिंदगी के इन पन्नों में, मगर उनकी इस स्नेह भरी आवाज ने मुझे फिर से समेटकर वही निर्दयी बेटी बना दिया। जो उनकी हालात, उनका ये अकेलापन देखकर भी कुछ दिन बाद उनके रो रो कर याद करने को
अपनी यादें छोड़कर चली जाएगी। मुझे घृणा हो रही थी खुद से कि क्यों आते हैं हम कुछ दिन के लिए उनकी सारी आदतें बदल देने को, क्यों कुछ दिन उनका अकेलापन खत्म करने, जबकि वो उसकी आदी हो चुकी है। क्यों उनको रुलाने चले आते हैं। कुछ दिन में उनकी सारी आदतें बदल देते हैं, चुप रहने की, अकेले में रोने की। सोचते सोचते कब मेरी आंखों ने बरसना शुरू कर दिया, जब अचानक मेरे दिल ने माँ के बिना इस घर की कल्पना की। क्या होगा जब माँ नहीं होगी? क्या होगा जब हम इस घर में आएंगे और दरवाजे पर बाहें फैलाए माँ नहीं दिखेगी? क्या होगा जब हमारे आते ही माँ का वो खिलखिलाता चेहरा ना दिखेगा? रसोई में माँ की जगह भाभी दिखेगी। माँ के कमरे में बस उनकी तस्वीर नजर आएगी, वो नहीं। घर के कोने कोने में बसी उनकी दिनचर्या को भाभी पूरा करती नजर आएगी। सब कुछ होकर भी कितना खाली होगा ये घर जब माँ नहीं होगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरी आंखें झरझर बह रही थी। कितनी पीड़ादायक है ये कल्पना, मगर सच है। कभी तो आएगा ही ऐसा समय, मगर कितना पीड़ा से भरा होगा। मन किया कि माँ के गले लग जाऊं और बोलूं उनको कि तुम कभी मत जाना, हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है। पापा की कुछ कमी तुमने पूरी की है, मगर तुम्हारी कमी कौन पूरी कर सकेगा? हमें हमेशा इस घर में तुम चाहिए मम्मी। बिना माँ के मायका देखने का साहस नहीं है, मगर मैं कुछ न कर पाई, न कुछ कह पाई। बस चुपचाप इधर उधर काम निपटाती माँ को भरी आंखों से देखती रही।